बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं गाजियाबाद से। इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर ये रही जहां सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। 28 तारीख को खोड़ा थाना क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार असद की तलाश में जुटी हुई थी। आज सुबह पुलिस को उसके लोकेशन की पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद घेराबंदी की गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने असद को रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें असद गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। मुठभेड़ में एक पुलिस सिपाही के घायल होने की भी खबर है। उधर इस एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या के परिवार ने योगी सरकार का आभार जताया है। साहिबाबाद से विधायक और मंत्री सुनील शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देती है। यही वजह है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में पुलिस सतर्क है और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। के दिन गाजियाबाद के खोड़ा में बात की जाए तो हिंदू युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। उसके कुछ दोस्त उसको मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर ग्रुप बनाकर उसको चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं। साथ ही उसे ये भी बोला जाता है कि क्या तुमने कभी कुर्बानी देखी है। जब सूर्या नाम के उस बालक ने मना कर दिया और जाने लगा तो उसके साथ हाथापाई करते हैं और फिर चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। बता दें कि इस वक्त हम सूर्या के घर के बाहर मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके घर के बाहर जमावड़ा लगा है। आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं और हिंदू और बजरंग दल के भी लोग पहुंचे हैं। उसके घर के बाहर नारा लग रहा है। क्या कहना चाहिएगा, कैसे मतलब इन लोगों के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, बस इतना कहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका बेटा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस माता को गोद खाली हुई है, जिसके माता सिर पर बाप नहीं है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो भी शामिल था उनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तो एक ही का इनकाउंटर है, क्या पता अभी बाकी हैं 6-7 लोग जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। मुसलमानों की तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर लड़कियां निकले तो गंदे गंदे कमेंट करना। और अब मस्जिद के पास देख लो ना क्या हाल है। मस्जिद के पास मुसलमानों का रोड को इतना सा छोड़ा है। सारे में जो मीट वगैरह जो होते हैं वो इस तरीके से निकलना हिंदुओं का तो समझ लो इतनी गंदगी फैला रखी है, कुछ कह ही नहीं सकते हम। मैं कह रहा हूँ कुत्ते को मारने के लिए भी मेन ग्रुप तुरंत आ जाए। अगर इंसान किसी ने हाथ लगा दिया ना तो एसएसपी दरोगा सब 2 मिनट में घर में पावा है। इनके बिना पा रहा पैसा ढूंढते रहो लौंडा मर गया। अभी तो दिखाया था ना, इंटरनेशनल न्यूज में दिखा दिया। अरे बाकी लाश दिखाओ, बाकी हमारे लौंडा की दिखा दी लाश की, बाकी किने दिखा रहे मारा है कुछ भी ना। कहीं का लाश दिखाइए, न्यूज में आ रही है। न्यूज में तुम भी यूट्यूब सब चैनल बना हुए हैं भैया, कौन सा आ रहा है। हम भी आए हुए हमें चैनल में वो फेमस है, लिंक का फायदा है कुछ भी ना हुआ। हमें तो कहना चाहते हैं कोई भी कुछ भी ना जी, कुछ भी नहीं दिखा रहे। वीडियो दिखा हम तो कह रहे हैं यूट्यूब पे डोल रहा है, हर जगह डोल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज तक में। और बाकी लाश तो दिखा देगा हम चक्कर मारे तुमने वहां गोली मारी है, गोली दिखाओ तो सही कहाँ मारी है ना। तो हमें तो हम जाने को तैयार है। 302 तो लगेगी वहां से फोटो न जाने को ना फांसी देने को एक मतलब है। हम तो वैसे मुकदमे इतने मन जितने मुकदमे चल रही है एक और जेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम तो खुले एक एनकाउंटर से क्या हो रहा। अगर एक के पैर में गोली मार करके उसे एडमिट कर दिया गया, वो 6 साल 6 महीने काट करके बाहर आ जाता है। जो बांधने के बाद अपनी वीडियो बना रहा कि मैंने मार दिया और मेरा बाहर इंतजार करना, तो वो तो 6 महीने बाद 1 साल बाद बाहर आ जाएगा। मगर जिस माँ का बालक गया है क्या वो आ जाएगा लौट करके। ये हिंदू जब तक नहीं जगेगा, जब तक ये ऐसी करता रहेगा, हमेशा करता। हिंदू को लालच है। अगर आप किसी भी गली में चले जाए, अगर मैं ही हूँ, मैं एक दुकान खरीदना चाहता हूँ, किराए पे लेना चाहता हूँ, 3000 रुपए दे रहा हूँ, और वही दुकान अगर मुल्ला आकर के कहने लग जाए ना 4000 रुपए, तो वो हिंदू लालच में उसे दे देता है। एक दुकान एक गली में दीजिए और पूरी गली इन सुअरों से भर जाती है धीरे धीरे कर करके। आप अगर अभी मेरी यहाँ लड़ाई हो जाए, मैं यहाँ जितने खड़े, अभी मैं किसी के घर पर आवाज मारने लगूँ ना कि भाई मेरी लड़ाई होगी आ जाओ,
कोई नहीं आएगा हिंदू, घर में घुस जाएगा दुश्मनी के चक्कर में। पूरे मदरसे में से पब्लिक आ जाती है, हमारे यहाँ मंदिरों में बैठते नहीं है। कहाँ हिंदू है कहाँ? लास्ट में जब हिंदुओं के साथ घटनाएं घट जाती है संगठन याद आता है। हम जी बिहारीपुरे से विजयनगर से आए और हम इस तरीके से आए हैं, पूरी मजबूती से है। हम अब भी कह रहे हैं अगर जिस सुअर की माँ ने दूध पिलाया, आओ खुला चैलेंज करके आओ, आर पार की खेलो। ये एक एक करके बालकों को 15-15 साल के बालकों को पकड़ के 6-6 जने खोप रहे, छुरी खोप रहे। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो समय रखो और आ जाओ पूरे देश में खेलने के लिए। ये 15 मिनट मांगते हैं, 5 मिनट मांगते हैं, हम 2 मिनट मांगेंगे। अगर पाकिस्तान तक इन्हें हिलाना दिया तो जब की बात है। कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, युवाओं की भी बहुत ज्यादा भीड़ है और किस तरीके जब मौत की घटना हुई है लोगों में नाराजगी है। तो साफ तौर पर अब देखिए कि जो ये सूर्या हत्याकांड वाला मामला है वो बेहद ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि बार बार इस बात की मांग उठ रही है कि अगर एनकाउंटर किया गया है तो उनका जो चेहरा है वो सामने लाया जाए। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और जिस तरह से हत्याकांड के बाद माहौल जो है वो बेहद संवेदनशील बना हुआ है और इसी बीच एक और बड़ी सियासी और धार्मिक हलचल देखने को मिली है जब मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम के पीठाधीश्वर और प्रमुख हिंदुवादी संत स्वामी यशवीर महाराज सूर्या चौहान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी माता जी को सांत्वना भी दी। इस दौरान स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत करते हुए इस घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना से समाज में भय और आक्रोश पैदा हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हिंदू समाज को इन मजहबी लोगों के लिए 1400 वर्ष हो गए अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान देते हुए, लेकिन अब कोई कुर्बानी, कोई बलिदान नहीं होगा। अब हिंदू समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये बच्चा केवल एक परिवार का नहीं था, पूरे हिंदू समाज का ये परिवार है और इस परिवार के दुख दर्द में आप पूरा हिंदू समाज आए। और इसके अलावा कहीं भी इस तरह की किसी भी हिंदू के ऊपर घटना होती है तो पूरा हिंदू समाज उस घटना को अपने घटना समझ करके उस परिवार के रक्षा में अवश्य सड़कों पर आ जाए और उस परिवार की रक्षा करें। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ठीक समय पर वो कार्य किया जो उनको करना चाहिए था। एक एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन हम और पूरा हिंदू समाज अभी संतुष्ट नहीं है। जितने भी कातिल हैं वो सारे के सारे इसी रास्ते पर जाने चाहिए, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और जो 3 पकड़े गए हैं उनको ऐसी धाराओं में लिप्त किया जाए, वे धाराएं उसको सीधा फांसी की तरफ को ले जाए। और इसके साथ साथ इनको ईद वाले दिन किसी हिंदू की कुर्बानी देने की प्रेरणा जिस मस्जिद, जिस मदरसे से मिली है उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए और जिस मदरसे से शिक्षा मिली उस मदरसे को सील कर देना चाहिए। और मैं ये आपके चैनल से ये भी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए घटना को कई दिन हो गए, आज तक विपक्ष का कोई भी हिंदू नेता इस घटना के खिलाफ एक शब्द नहीं लिख रहा है, न बोल रहा है। तो समझिए कि ये विपक्ष के लोग तुम्हारे नहीं है। हिंदू समाज से मैं कहना चाहता हूं, भूल करके भी इस विपक्ष को इस देश की सत्ता मत सौंप देना। यदि सत्ता सौंप दी तो समझना सत्ता सौंपते ही इस देश को इस्लामी राष्ट्र बना देंगे। तो देखिए, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में नाबालिग सूर्या चौहान की निर्मम हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बकरीद के मौके पर हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल बना दिया है। अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद भी खुलकर सामने आ गई है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत की और इस घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ईद के दिन जो जिस प्रकार का एक आपराधिक कृत्य खोड़ा इस गांव में हुआ,
जिसमें एक मित्र को, अपने साथ रहने वाले दोस्त को धोखे से बुलाकर और एक जघन्य नृशंस हत्या की गई। ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए और एक शांति और न्याय के साथ में जीवन जीने की इच्छा रखने वाले सभी नागरिकों के लिए चुनौती का विषय भी है, दुख का विषय भी है और एक चेतावनी भी है। ये घटना कोई अपने आप में अलग घटना नहीं है। देश में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से जिहादी तत्वों का मनोबल बढ़ा है, उसी का एक परिणाम ये खोड़ा की घटना है। मैं निवेदन करता हूँ मुस्लिम समाज के समस्त जिम्मेदार नेतृत्व से कि अपने समाज में फैल रहे इस जहर को वो रोके, क्योंकि इससे न मुसलमान समाज का भला होगा, न हिंदू समाज का, न भारत का। शांति अगर भंग होती है तो उसका नुकसान प्रत्येक नागरिक को भुगतना पड़ता है। इसलिए जिम्मेदार नेतृत्व का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, जिहादी तत्व होते हैं, आपराधिक तत्व होते हैं, हर समाज में हो सकते हैं, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नेतृत्व की होती है। तो मेरा निवेदन है और ये चेतावनी भी है कि इस प्रकार के तत्वों को रोकना बहुत आवश्यक है। देश को अगर विकसित होना है, शांति से रहना है, पूरे समाज को मिलकर रहना है, तो एक शांति की स्थापना होनी चाहिए। और इस प्रकार के तत्वों का, आपराधिक तत्वों का हिंदू समाज तो विरोध करता ही है, जिम्मेदार मुसलमान समाज को भी विरोध करना चाहिए और उन पर लगाम लगानी चाहिए। इस परिवार के साथ में विश्व हिंदू परिषद, पूरा हिंदू समाज खड़ा है। हमने कुछ आर्थिक सहायता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ धन कल एकत्र करके आज हमने परिवार को दिया है आर्थिक सहायता के नाते। कुछ राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता की घोषणा हुई है और जो कुछ समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से संभव होगा, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। परंतु परिवार के एक ऐसे व्यक्ति का जाना जो होनहार युवक था, बड़ा भाई स्वस्थ नहीं रहता, बहन की शादी हो गई, परिवार के भविष्य का एकमात्र सहारा, किसी भी आर्थिक सहायता से इस क्षति की, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो कुछ संभव है हम करेंगे। और साथ में हमने ये भरोसा भी दिलाया है कि जो अपराधी हैं वो किसी भी प्रकार से न्याय व्यवस्था से बचेंगे नहीं। संविधान की मर्यादा में, न्याय के सिद्धांतों के अनुसार उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बाद सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। सोनारपुर इलाके में हुए इस हमले के दौरान भीड़ ने पत्थर फेंके, जूते और अंडे फेंके, यहां तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और इसके साथ ही साथ सांसद कल्याण बनर्जी पर भी इसी तरह से हमला होने की जानकारी निकलकर सामने आई। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस हमले को सुनियोजित साजिश बताया है। उनका कहना है कि अगर अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो घटना और गंभीर हो सकती थी। साथ ही उन्होंने अस्पताल पर दबाव और इलाज में दखल की भी बात कही है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। वहीं इस हमले को लेकर बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इन आरोपों को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या केवल गिरफ्तारी से राजनीतिक हिंसा पर लगाम लग पाएगी या फिर ये टकराव आगे और बढ़ेगा। फिलहाल बंगाल की सियासत में ये मुद्दा एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता नजर आ रहा है। इधर पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच इस मुद्दे पर टकराव खुलकर सामने आ गया है। राजद के नेता और विधायक गौतम कृष्ण ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर यह आवास खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास असली मुद्दों की कमी है, इसलिए वो इस तरह के विवाद खड़े कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। गौतम कृष्ण ने कहा है 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का वर्षों पुराना निवास रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को ये आवास आवंटित है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को खुली चुनौती भी दी और कहा कि अगर प्रशासन में दम है तो वो आवास खाली कर दिखाएं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया है और सब इसी ओर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि सरकार
इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। आवास उन्हीं को मिलता है जो समाज की भलाई के लिए, विकास के लिए राजनीति करता है। तो इसलिए आवास और राजनीति अलग नहीं है, दोनों एक साथ पूरक होता है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी जो माननीय राजमाता राबड़ी देवी जी के आवास को जबरन खाली करवाने की बात की जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी रह रहे हैं। दो नेता प्रतिपक्ष उसमें हैं। अगर 20 साल से वो आवास है, अगर इसको जबरन खाली कराया गया तो ये ज्यादती होगा, लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध होगा। और यह एक तरफा फैसला इसलिए भी होगा कि जहां बगल में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रह रहे हैं, तो वो किस हैसियत से कैसे रह रहे हैं, बगल में जीतन राम मांझी साहब रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है। और बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई जिम्मेवारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, सरकार फिर भी उसको गिफ्ट बांट रही है। और एक जबरदस्ती राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को और नेता को नीचा दिखाने के लिए। ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन राजनीतिक माइलेज तो नहीं ले रहे हैं आप लोग। माइलेज हम ले रहे हैं कि वो ले रहे हैं। एक जाति को टारगेट करना कौन शुरू किए? हर हेर का गमछी को टारगेट करना कौन शुरू किए? एक पार्टी को टारगेट करना कौन शुरू किए? यादव को अपराधी बोलना कौन शुरू किए? और राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय उनके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राजमाता राबड़ी देवी जी को नीचा दिखाने की बात कौन किए? भैया, हम तो कहते हैं आपको जनता तो नहीं चुनी है, लेकिन चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से भी आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो काम कीजिए, मौका मिला है, काम कीजिए, गरीब गुरबों के लिए काम कीजिए, माँ बहनों के लिए काम कीजिए, सुरक्षा के लिए काम कीजिए, रोजगार के लिए काम कीजिए, पलायन रोकने के लिए काम कीजिए, अपराध रोकने के लिए काम कीजिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम कीजिए। बात मौसम की करते हैं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पटना समेत 11 शहरों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके चलते अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ साथ गरज चमक और भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई, क्योंकि बिजली गिरने और तेज हवा से नुकसान की भी आशंका बनी हुई है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को तेज भी कर दिया गया है। राहत और बचाव टीमों को सतर्क रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मौसम का ये डबल अटैक, बारिश और तूफान, लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। गोवा के डिचोली तालुका के कारापुर सवर्ण में चल रहा धरना आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 56 दिनों से जारी इस आंदोलन ने अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है और इसकी गूंज राज्य के सीमाओं के बाहर भी सुनाई देने लगी है। शनिवार को महाराष्ट्र के चर्चित व्यक्तित्व माने जाने वाले प्रसाद गावड़े, जिन्हें रान मानुस के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि डिचोली तालुका महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है और कोंकण क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरे कोंकण के पर्यावरण से जुड़ा गंभीर विषय है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर स्वप्निल सालेलेकर ने कहा है कि आंदोलन अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बताया कि गोवा के बाहर से भी लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, जिससे इसकी ताकत और बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक प्रस्तावित लोधा मेगा प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा और ज्यादा तेज किया जाएगा। फिलहाल कारापुर सवर्ण का यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण की बड़ी लड़ाई के रूप में उभरता नजर आ रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना आंदोलन पर बैठकर अपनी मांगों पर टिके हुए हैं। ये जो रीजन है नॉर्थ गोवा, इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड विद कोंकण, कल्चरली और नेचुरली भी। हम जो काम कर रहे हैं कि कोंकण या फिर कोंकणी जो लाइफस्टाइल है उसका, मैं बोल सकता हूँ कि उसका सेंट्रल जो पार्ट है वो है गोवा।
क्योंकि गोवा में वही कोंकण का जीवन था जो अभी ख़त्म होने जा रहा है, और गोवा नहीं रहा तो उसका इम्पैक्ट और भी महाराष्ट्र और उसके आजू बाजू के कोंकण के इलाकों में होगा। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, कहते हैं कि टूरिज़्म के लिए आया है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा तो रियल इस्टेट को बूस्ट करने के लिए इसे इस तरह का उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। क्योंकि अभी दोडामार्ग जो रीजन है विच इज़ क्लोज टू बिचोली तालुका ऑफ गोवा, उस एरिया में भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ गोवा, टू सेव एंटायर कोंकण, और उसको एक तरीके से स्टेट बॉर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए, इट इज़ वेरी क्लोज टू गोवा एंड महाराष्ट्र बॉर्डर। सो उसके लिए एक एनवायरनमेंट के रूप में एक राखंडार की जो हमारी आइडेंटिटी है कोंकण की, वो एक है, उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं गोवा और कोंकण में। इस तरह से एक अच्छी बात है कि हमें जो सपोर्ट्स है गोवा की तरफ सीमित नहीं है, गोवा के बाहर से ही अलग अलग राज्यों से, जैसे कि अभी महाराष्ट्र से, कोंकण से भी ये जो प्रसाद है, जो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, इनका हमारे उनके टीम की तरफ से भी उनका सपोर्ट आया हुआ है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे लिए कि हमारे लिए सपोर्ट हमारा गोवा तक सीमित नहीं है, ये गोवा के बाहर तक पहुंच गया है, नेशनल लेवल तक पहुंच गया। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कही है कि हमें एनवायरनमेंट के रिलेटेड थिंग्स को, हमें एनवायरनमेंट को संभालना है। जिस तरह से वो अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा और भी मैं और एक इसमें एडिशन करना चाहता हूँ कि जैसे कि ये महाराष्ट्र से सपोर्ट है, उसी तरह से हमें बहुत लोगों ने गोवा के बाहर से, अलग अलग राज्यों से, जो मेरे कंसर्न्स, जैसे कि मैं रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल हूँ, तो वहाँ से बहुत लोगों ने हमें कॉल करके या मैसेज देके हमें इंफॉर्मेशन, मतलब मैसेज दिए है कि उनका भी हमारे लिए सपोर्ट है हमारे इस जो मुहिम है गोवा को बचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां चुराह उपमंडल में पर्यटकों से भरी एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस गाड़ी में 2 बच्चों, 2 दंपतियों समेत कुल 7 पर्यटक थे और एक ड्राइवर भी सवार थे, जो अब लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग छत्तीसगढ़ और बेंगलुरु से पहाड़ों की सैर के लिए आए थे। डलहौजी से टैक्सी बुक कर दोनों परिवार बैरागढ़ साज पास किलाड़ मार्ग से साज जोत की ओर जा रहे थे, तभी कालाबन के पास यह हादसा हो गया। जब गाड़ी तय समय पर वापस नहीं लौटी तो टैक्सी मालिक ने जीपीएस के जरिए लोकेशन ट्रैक की, जिसमें गाड़ी एक ही स्थान पर रुकी मिली। इसके बाद हादसे की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी गई। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाका, गहरी खाई और नेटवर्क की कमी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बन रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। तो देखिए, लगातार सकरे रास्ते की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन हिमाचल प्रदेश में होती नजर आ रही है। फिलहाल लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।